और अब बात हम देश की बात में कर रहे हैं बिल्किस बानो मामले की। हालांकि इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अगली तारीख दी है सुनवाई के लिए, लेकिन इस पर गौर करते हैं। बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई का ये मामला रहा है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया है, बड़ा दखल। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध को भयावह बताया। बिल्किस बानो की याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस गया है। गृह मंत्रालय को भी रिहाई की अनुमति से जुड़ी फाइल तैयार रखने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तय करेगा कि सजा में छूट पर फैसला लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है। वो फैसला करेगा कि यह गुजरात है या महाराष्ट्र। अदालत की टिप्पणी ऐसे ये भी है कि कई मामले जिनमें सालों से रिहाई पर विचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को इस मामले में विस्तृत जानकारी करेगा। तो इस मामले के दो पक्ष हैं, दो लोग हैं, दो पक्ष हैं इसमें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऋषि मल्होत्रा से। ये जो दोषी पक्ष हैं इनके वकील हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर हम सुभाषिनी अली जो एक याचिका करता है इस मामले में, बिल्किस बानो भी याचिका करता है अब तो बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ ऋषि मल्होत्रा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि मल्होत्रा जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, इस मामले पे भी सबकी नजर, सुप्रीम कोर्ट दखल देने को तैयार हुआ है और इसे भयावह मामला बताया है। कि मैं इस पे कल भी मैंने कोर्ट में कहा कि मैं इससे कोई दो राय रखता नहीं हूँ। नो डाउट ये जो एक्ट था ये एक हॉरेंडस एक्ट था, ये बहुत ही घिनौना एक्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके लिए उनको बाकायदा सजा मिल चुकी है। पॉलिसी कहती है कि 14 साल के अंदर उनका रेमिशन का केस कंसिडर किया जाए। उसके बावजूद भी 15.5 साल उन्होंने एक्चुअल सजा काटी है। तब जाके उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से उनका केस कंसिडर किया गया और उनको रेमिशन ग्रांट की गई। अब इसके अंदर अगर ये इतना जघन्य अपराध था तो क्यों नहीं हाई कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस दी, या क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम गई डेथ सेंटेंस के लिए? तब तो सब चुप बैठे रहे, तब कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ। अब जब 15.5 साल होने के बाद वो बाहर निकल गए हैं तो सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए आगे आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। और इस पे सुप्रीम कोर्ट जिन बिंदुओं पर सवाल करेगा 18 तारीख को या सुनवाई करेगा, उसमें एक बिंदु ये भी है, क्या रिहाई देने के लिए गुजरात सरकार का अधिकार क्षेत्र था? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे एक जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि हमारी दो लीगल ऑब्जेक्शंस हैं। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में थर्ड पार्टी का कोई लोकस नहीं होता, बिकॉज या तो विक्टिम आए या कोई कंप्लेनेंट आए या स्टेट आए। ऐसे तो कोई भी रहा गिरा चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में आ जाए और बोले कि मुझे जी एक्स आदमी का रेमिशन ऑर्डर समझ नहीं आता तो हम सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करेंगे। ये तो फ्लड गेट्स खोलने की बात हो जाएगी। जहाँ तक आपका अभी का सवाल है, इसमें भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है जिसको कोर्ट को डील करना पड़ेगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले साल मई 2022 में ये क्लियर और कैटेगोरिकल फैसला किया था कि इन केसों के अंदर अगर पॉलिसी लगेगी रेमिशन की तो एक स्टेट ऑफ गुजरात की लगेगी, और पॉलिसी जो लगेगी वो 1992 की लगेगी। बिकॉज उस समय जब ये कन्विक्शन हुई थी ट्रायल कोर्ट में, तब 92 की पॉलिसी वैलिड थी और चली आ रही थी। चाहे उसके बाद 2014 में पॉलिसी चेंज हो या 2020 में चेंज हो या 2022 में चेंज हो, लॉ ये कहता है कि अगर पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग थी टाइम ऑफ कन्विक्शन के दौरान वो ही लगेगी। और ऑन द कंट्री लॉ ये भी कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर बाई चांस सब्सिक्वेंट पॉलिसी के अंदर कोई बेनिफिशियल प्रोविजन है तो वो भी अक्यूज के फेवर में लगेगा। मल्होत्रा जी, इस पे सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर भी सवाल 18 तारीख को समीक्षा करेगा कि किस अधिकार क्षेत्र के तहत गुजरात ने रिहाई की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेशक 10 सवाल पूछे हैं, क्योंकि अभी मैटर उन्होंने सिर्फ एक अंदाज़ा लिया था दोनों साइड से, एक हमारी साइड से भी और ऑब्वियसली पटिशनर साइड से, कि आपके ब्रॉड सबमिशंस क्या होंगे। तो जो उधर से आर्गूमेंट की गई थी कल, वो उनकी ब्रॉड सबमिशन ये थी कि रेमिशन गलत है, गुजरात की पावर नहीं है, महाराष्ट्र की पावर है, और ऐसे उन्होंने कई तथ्य लिए थे। और हमारा जब हमसे पूछा गया कि आपके प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस क्या क्या होंगे, तो हमने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये ना भूले कि उन्हीं की एक संवैधानिक पीठ ने 2002 में रूपा अशोक हुरा की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर, चाहे वो बेशक गलत भी हो, अगर वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो चुकी है, उस जजमेंट का जो अगर आपको सेट असाइड करवाना हो या रिव्यू करवाना हो,
तो उसकी रेमेडी जो है या तो रिव्यू पटिशन है या क्यूरेटिव पटिशन है, बट ना ही कि कोई रिट पटिशन है। और इस केस में जो दलीलें दी जा रही हैं, इवन की बिल्किस बानो की तरफ से भी जो दी गई हैं, वो यही है कि उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है मई 2022 की, वो गलत है और वो रिव्यू होनी चाहिए। तो उसकी रेमेडी जो है वो रिट पटिशन नहीं है, उसकी रेमेडी कुछ और है, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव पटिशन। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही 5 जजों के जजमेंट को एक 2 जज की पीठ जो है ओवररूल कर पाएगी या उसको रेफर करेगी। मल्होत्रा जी, आपने पहले कहा, लेकिन इस मामले में तो आप देखिए बिल्किस भी याचिका करता है। आपने कहा कि कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है, इसके पीछे इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अब तो बिल्किस भी याचिका करता है इसमें। जी देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगा, और आप चाहें तो अपने मीडिया के सारे पेजेस खोल के देख लीजिएगा। इस केस में अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपीयर हो रहे हैं मोहिया मित्रा की तरफ से। अगर आपको याद हो, कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों को रिलीज़ किया था। तब अभिषेक मनु सिंघवी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आई हुई है, जिसपे उन्होंने बोला है कि क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम चाहें भी तब भी हम इस केस को फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज हम थर्ड पार्टी हैं। हाँ, गांधी परिवार चाहे तो उस रिलीज ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू फाइल कर सकता है। तो यही अभिषेक मनु सिंघवी मोहिया मित्रा के केस के अंदर कहते हैं कि हमारा लोकस है, हालांकि हम इस केस में ना विक्टिम है ना ही कंप्लेनेंट है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं ये कोर्ट में सामने आएंगे, बिकॉज अदरवाइज आप कल्पना करिए कि कोई भी सड़क आदमी चलता हुआ, उसको अगर लगे कि किसी आदमी की हाई कोर्ट से सपोज एक मसलन के तौर पे किसी आदमी की 302 में रिहाई हो जाए हाई कोर्ट से, तो क्या कोई भी उठ के सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल कर सकता है, या विक्टिम या कंप्लेंट फाइल करेगा या स्टेट फाइल करेगी? तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पटिशन को एंटरटेन किया तो ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड और फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। जहां तक बिल्किस बानो का सवाल है, नो डाउट एक विक्टिम है, उनका अधिकार है सीआरपीसी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे फिर वही बात घूम के आएगी, क्या विक्टिम भी अगर हो, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 2 मई 2022 में हो चुकी है, क्या रिट के माध्यम के थ्रू उसको रिव्यू मांग सकता है? और स्पेशली जब उनकी रिव्यू ऑलरेडी खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, ये मामला तो कोर्ट में है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, लोगों की निगाह में ये मामला अहम है, महिला सुरक्षा के लिहाज से भी आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूँगा कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, और ये सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरती भी है, कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है वो किसी भी मीडिया प्रेशर या किसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस से नहीं आता। आपको मैं एक साफ उदाहरण दे सकता हूँ, निर्भया केस जैसा घिनौना केस भी हुए हैं हमारे देश में, और अगर आपको याद रखें, आप अपने कानून की हिस्ट्री किताब खोलें तो निर्भया केस के अंदर जो सबसे ड्रेडेड एक्यूज था वो एक नाबालिग निकला था, और उस समय भी काफ़ी हाहाकार हुई थी कि ये नाबालिग कानून ही गलत है, बिकॉज जो सबसे बार्बरस एक्यूज था उसको 3 साल में, बिकॉज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 3 साल का ही मैक्सिमम सजा का प्रावधान था, उसको छोड़ दिया गया था। तो क्या उसके लिए कानून चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। उसके बाद के लिए कानून चेंज हुआ था और जुवेनाइल जस्टिस में अमेंडमेंट आई थी। ऐसे ही मैं यहाँ कहूँगा कि अगर गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है 92 की कि 14 ईयर्स एक्चुअल सेंटेंस होना चाहिए, और जेल का कंडक्ट जो है वो एडवाइजरी बोर्ड को देखना चाहिए। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने जेल का कंडक्ट देख के बोला है कि उनका कंडक्ट गुड और सेटिस्फैक्ट्री था, और उसके बाद रिकमेंड किया है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है क्योंकि सीबीआई का केस था, तो इसमें इतना हाहाकार क्यों है? मुझे ये बात समझ अभी तक नहीं आती। क्योंकि ये बिल्किस बानो था, गुजरात रॉयट्स था, एक पॉलिटिकल माइलेज चाहिए दूसरी साइड को, ये केस को तूल दी जाती है। जी, लेकिन ऋषि मल्होत्रा जी, इसमें भी इस मामले में 3 महीने की बच्ची थी, उसको मारा गया था, और सबसे अब हाल में ये था कि जब दोषी बाहर आए थे उनको माला पहनाई गई थी, मिठाई खिलाई गई थी, उससे जो मैसेजिंग जाती है वो अपने आप में दुखद थी। देखिए, मेरे से ये सवाल कई मीडिया पर्सनल पूछ चुके हैं, और मैं उनको स्पष्ट रूप में एक सवाल उल्टा पूछता हूँ कि क्या कोई आदमी आफ्टर 15.5 ईयर्स जब वो जेल से बाहर निकलेगा, आपके हिसाब से क्या उसको रोना चाहिए या उसको दुख जातना चाहिए या वो खुशी बनाए? अगर उसको कोई लोग मिलने आ रहे हैं, उसको हार पहना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, तो उनके लिए तो एक खुशी का मौका है, बिकॉज 15.5 साल बाद कोई आदमी जेल से बाहर निकलता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसको मिलें, उससे गले मिलें। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई?
बिकॉज मैं आपको बताता हूँ इस केस का जो सारा ट्रिगर पॉइंट था वो यही था कि उनको हार माला पहनाई गई थी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि कोई आदमी क्या प्रिटेंड करे कि वो बहुत दुखी है या वो आदमी खुश होगा कि उनको एक आज़ादी मिली है 15.5 साल बाद, वो रिफॉर्म होने का मौका चाहते हैं, वो भी आप लोग देते नहीं है। कल परसों किसी मीडिया चैनल में दिखाया जा रहे थे कि एक अभियुक्त जो था वो किसी बीजेपी लीडर के डाइस पे बैठा हुआ था। अरे तो अगर बैठ गया है तो वो अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत हो गया?